हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। हम लोग क्लास 12th की रसायन विज्ञान की अनसॉल्व पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिससे आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है पहले की वीडियो में। और आज हम लोग उसी क्रम में रसायन विज्ञान का जो 2023 का सेट 2 है उसका सलूशन करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें और इस पर मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि जिस तरीके का सलूशन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, ऐसा सलूशन आपको अन्य चैनल पर नहीं मिलेगा। आप एक बार इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, आप लोगों से अनुरोध है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। देखिए, पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को दे रखा है इस रसायन विज्ञान के सेट 2 के अंदर कुछ क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क और ख इस पे स्टार मार्क्स कर रखा है। तो इन क्वेश्चन का सलूशन हमें नहीं देना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से रिडंडेंट हो चुका है, मतलब कट गया है। तो अगला देखिए क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग, जिसमें पूछा है कि साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र बताइए। तो क्या होता है, ऑप्शन दिया है S2, S4, S6 और S8। ठीक है, हमारा सिलेबस चूंकि कम हो गया है तो एक एक चीज के विषय में डिटेल जानकारी रखना थोड़ा जरूरी है। तो मैंने आप लोगों के लिए इस पर देखिए एक नोट्स प्रिपेयर किया है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सल्फर होता क्या है। ये वही सेट है, देखिए सेट 2 लिख रखा है। सल्फर क्या होता है? सल्फर को गंधक कहते हैं। गंधक एक रासायनिक अधातुक तत्व है जिसका प्रतीक यस होता है और इसका प्रमाण क्रमांक 16 होता है। ठीक, इसको ढूंढा किसने था भाई? तो सन 1809 में लुईस जोसेफ और गै लुशैक नाम के साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा था। एक और महत्वपूर्ण बात सल्फर के विषय में यह है कि सल्फर जो है 10th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द नेचर है। मतलब सल्फर जो है वो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में 10वां सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ठीक, अब देखिए, हमको पूछा था कि साधारण ताप पर अणुसूत्र क्या होता है सल्फर का। तो साधारण ताप पर अणुसूत्र तो यहाँ पे हमने लिख रखा है S8 होता है, जो कि बुक आपके ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, S8 होता है अणुसूत्र। अच्छा, इसकी संरचना भी पूछ सकता है, ठीक है, या 1-2 नंबर में सल्फर के विषय में लिखने को आ जाए तो आप ये पूरी बात लिखिए। देखिए, संरचना क्या होती है। संरचना सल्फर की क्राउन शेप की होती है, जैसे मुकुट होता है उसी तरह क्राउन शेप की होती है। इसमें देखिए एक यस यहाँ है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, और यहाँ पे 3 यस और है। तो कुल मिला के इसमें यस कितने बने? 3 इधर, 3 इधर, 6 और 2 ये 8। यानी साधारण ताप पर अणुसूत्र कितना हुआ? 8 हुआ। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों का कि खाद्य पदार्थों के पैकेटों में प्रयुक्त गैस, ठीक है, कौन सा है भाई? H2 है, O2 है, N2 है या F2 है? तो आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस होती है, N2 होती है। इसके पीछे की 1-2 मुख्य बातें हैं, वो भी मैंने लिखा है, वो देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, यहाँ ग वाले क्वेश्चन में ग नहीं घ है। घ में देखिए लिखा गया है कि खाद्य पदार्थों के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस यानी N2 भरा रहता है। इसका कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण यह है कि नाइट्रोजन जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। अच्छा, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है तो ठीक है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा खाद्य पदार्थों पर? इसका प्रभाव ये पड़ता है, जैसे मान लीजिए आपने एक पैकेट आलू का चिप्स लिया, आपने उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी, तो नाइट्रोजन गैस भरने से उस चिप्स का गंध भी नहीं बदलेगा, उस चिप्स का स्वाद भी नहीं बदलेगा, साथ ही साथ उस चिप्स का जिस रंग में आपने भरा है वही रंग रहेगा, रंग के ऊपर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने कोई अन्य गैस भर दी जिससे उसकी स्मेल बदल गई, महक, ठीक है, तो ये गंधहीन है, इससे महकेगा नहीं। स्वादहीन है तो दूसरा अन्य गैस भरेंगे तो हो सकता है कुछ टेस्ट आ जाए, लेकिन इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं होता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गैस निष्क्रिय होते हैं, जो दूसरे पॉइंट में लिख रखा है। ठीक, तो निष्क्रिय गैस है तो रिएक्ट नहीं करेगा, और जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो पदार्थ है पैकेट के अंदर वो खराब नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है विशिष्ट चालकता का मात्रक। अच्छा,
ये कई बार मैंने देखा है कि विशिष्ट चालकता का आप लोगों से परिभाषा भी पूछा गया है। ठीक है, तो आगे के प्रश्न पत्रों में मैंने देखा है, तो मैंने सोचा यहीं पे क्लियर करते चलते हैं, जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ा जाए। तो देखिए, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि इस अंग जो हमारा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये कैसे, नीचे हमने लिख रखा है, अभी समझाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर दिख जाएगी अब, हाँ अब दिख रहा होगा, विशिष्ट चालकता यहाँ लिख रखी है हमने। किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या चीज, कोई भी चालक हो, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध R होता है, कैपिटल R, उसके व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे के जैसा ये स्ट्रक्चर बनता है, कप्पा कहते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा बराबर होता है 1/ρ। ठीक है, एसआई मात्रक इसका देखिए यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, 1 मिनट, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, अब देखिएगा। एसआई मात्रक देखिए यहाँ पे है, ये क्या दे रखा है, ओम मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस मीटर इनवर्स यहाँ दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे तो बिलियन के संदर्भ में पूछ रखा है, तो बिलियन के संदर्भ में चालकता क्या होती है, वो होती है ओम। देखिए यहाँ पे ये जो मीटर है ना, मीटर तो किसी रॉड की लंबाई मिल जाएगी, लेकिन किसी बिलियन का नहीं होगा। बिलियन में विद्युत का चालन आयन करेंगे, और आयनों की सांद्रता आप किस में बताएंगे, मोल इनवर्स में, है ना। तो इसलिए यहाँ पर दिया बिलियन के रेफरेंस में ये हो जाता है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर देखिए पहला दे रखा है। यहाँ पर देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स पहला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, जो यहाँ पे लिख रखा है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। कौन नहीं है भाई, सोडियम क्लोराइड नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट नहीं है, यूरिया नहीं है, नाइट्रिक अम्ल नहीं है, कौन है। तो देखिए यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और इसे अगर हम आयनित करते हैं तो ये आयनों के रूप में विभक्त नहीं होता है, इसीलिए ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। अब आवश्यकता ये है जानने की कि वैद्युत अपघट्य होता क्या है, तो देखिए उसको भी समझते हैं। सब आप लोगों के लिए बहुत शिद्दत से प्रिपेयर किया है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि वैद्युत अपघट्य क्या है, आपके समक्ष है। वे पदार्थ जो विलयन व गलित अवस्था में आयन देते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसमें धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। अर्थात क्या हुआ कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसे जब जल में घोला जाता है तो वो विद्युत धारा का चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आयनित हो जाते हैं। जैसे कि होता है, कोई भी छड़ होती है, कोई भी मेटल की छड़ होगी तो मेटल की छड़ के संदर्भ में विद्युत धारा का चालन करेगा उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन विलयन के संदर्भ में विद्युत धारा का चालन उसमें उपस्थित आयन करते हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य कौन होगा? जो वे पदार्थ जो आयनों के रूप में टूट जाए वो विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। ठीक, अब देखिए विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक, अब पहले इसकी मैं परिभाषा बता देता हूं, लिखा तो नहीं हूं लेकिन आप लोगों को बता देते हैं। आप लोग इसमें लिखेंगे वे पदार्थ जो विलयन में गलित अवस्था में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। उदाहरण में आप लिखेंगे NaCl, KCl, HCl इत्यादि। ठीक, दुर्बल विद्युत अपघट्य का क्या कहानी है भाई? वे पदार्थ जो गलित अवस्था में या फिर विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसमें देखिए CH3COOH है, NaOH है, ZnCl2 है इत्यादि। ठीक है, तो ये तो हो गया वैद्युत अपघट्य। अब आपको समझ आ गया होगा कि वैद्युत अपघट्य होता क्या है। ठीक ना, चलिए आगे की तरफ देखते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा बहुविकल्पी प्रश्नों का समाप्ति होती है। अब दूसरे का क पे स्टार मार्क्स दिया है तो क तो करना नहीं हम लोगों को। ख पे भी देखिए यहाँ पे स्टार मार्क्स दे रखा है तो ये भी छोड़ देना है, हार्डे सुलझे का नियम। हालांकि ये नियम अच्छा था लेकिन अब तो सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए
अगला दिया है प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो परासरण क्या होता है और इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसके संदर्भ में भी आपके लिए नोट्स बना रखा है मैंने। देखिए यहाँ पर तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि यहाँ लिखा हुआ प्रतिपरासरण, ठीक है। देखिए प्रतिपरासरण होता क्या है। यदि विलयन पर उससे के परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया में प्रतिपरासरण, इस प्रक्रिया को प्रतिपरासरण कहते हैं, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए कि पहले तो विलयन और यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से निकलता कौन है, विलयन में से विलायक का प्रवाह होता है। तो पहले विलेय विलायक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपने 1 कप पानी लिया, उसमें 10 ml चीनी घोल दिया, तो चीनी के जो कण हुए वो आपके विलेय हो गए। अब पानी जिसमें वो घुला है वो विलायक हुआ, ठीक। और विलेय और विलायक दोनों मिल जाएंगे तो उसे विलयन कहेंगे। विलयन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर। तो यहाँ पे विलायक की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र बना रखा है नीचे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ना क्या होता है, एक कंटेनर बना होता है। ऐसे कंटेनर के बीच में ये जो आप देख रहे हैं, जो थोड़ा सा डॉट डॉट करके मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। और इसके इधर समुद्री जल भरा हुआ है। समुद्री जल में क्या होता है, नमक रहता है, तो नमक उसमें विलेय रहता है और बाकी जो जल के अणु रहते हैं वो विलायक होते हैं। तो नमक रहता है समुद्री जल में, तो इसमें समुद्री जल भरा गया है और ये एक पिस्टन है। पिस्टन से क्या किया जा रहा है, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। तो जब दबाव डालते हैं तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसमें उपस्थित विलेय के कण, यानी विलेय कौन है, इसमें जल है, विलायक तो नमक है। नमक और जल आपस में मिला होता है समुद्री जल में, तो इसमें से शुद्ध जल के जो अणु होते हैं वो यहाँ से इस झिल्ली को, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर इस वाले कंटेनर में आते हैं, ठीक। और यहाँ से एक पाइप लगा के नीचे एक कंटेनर लगा के वहां पे इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग जल को, और इसी तरीके से जल का शुद्धिकरण हो जाता है, समुद्री जल का शुद्धिकरण, ठीक। तो सवाल में बोला था कि प्रतिपरासरण को आप समझाइए, उदाहरण देखिए। तो आपने उदाहरण में लिख देना है कि जो समुद्री जल होता है उसका शुद्धिकरण प्रतिपरासरण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यहाँ पर नीचे लिख रखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप लोग खुद से लिख दीजिएगा कि समुद्री जल अथवा कठोर जल को शुद्ध करने के लिए प्रतिपरासरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के समझ ये है कि बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए, ठीक है। नाम और सूत्र लिखना है। तो देखिए नोट्स में क्या लिखा गया है आपके लिए, यहां देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक। देखिए नाइट्रोफाइल्स जो है, जिसका नाम पूछा था, उस नाइट्रोफाइल का नाम है नाइट्रोनियम आयन। इसका अणुसूत्र कितना होता है भाई, अणुसूत्र होता है NO2+। संरचना इसकी दिखा दी गई है, देखिए ऑक्सीजन है। चूंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए। इस ऑक्सीजन के भी 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसके 2 जो हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बना लेते हैं। इस भी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं। चूंकि नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ 3 ही बंध बना पाता है, तो एक बंध एक्स्ट्रा बनाने की वजह से यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक। और ये भी लोन पेयर बच गया, ये भी बच गया, तो 2 लोन पेयर बच जाते हैं। तो ये इसकी संरचना है। आपके पेपर में पूछा है कि आप इसमें प्रयुक्त होने वाले नाइट्रोफाइल्स का नाम बताइए, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे पूछना था, ये नाइट्रोफाइल मैंने लिख दिया है गलती से, आप लोग इसको सही कर दीजिए, ठीक है। यह है इलेक्ट्रोफाइल, इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है, नाइट्रोनियम आयन, ठीक। अणुसूत्र इसका है NO2+।
संरचना आपको सामने दे रखी, ये बनानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक डाइसैकराइड, यहाँ देखिए एक डाइसैकराइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डाइसैकराइड होता क्या है। ठीक, तो देखिए लिखा है हमने कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन से मोनोसैकराइड की 2 इकाइयां प्राप्त होती हैं डाइसैकराइड कहलाते हैं। ठीक, ये सभी क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, पिछले पेपर में हमने मोनोसैकराइड का डिस्कशन किया था, मोनोसैकराइड का जल अपघटन नहीं होता है। ठीक, और वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसैकराइड की 2 इकाइयां यानी 2 मोनोसैकराइड निकल जाएं। कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट हो जिसका अगर आप जल अपघटन कीजिए तो उसमें से 2 मोनोसैकराइड निकल जाएं। ठीक, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे को हम लोग बोलेंगे डाइसैकराइड। इसका एक डाइसैकराइड का नाम बोला था तो नाम में लिख दीजिए सुक्रोज, और अणुसूत्र में इसका देखिए C12H22 और O11। जब इसको जल से क्रिया कराते हैं H2O से तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 में टूट जाता है, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 इकाइयां देता है मोनोसैकराइड की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए अगले क्वेश्चन बोला है, उप सहसंयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक, उप सहसंयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए लिखा गया है स्पष्ट अंतर क्या होता है, क्लियर कर दिया गया है। देखिए इसमें लिखा है, वे यौगिक जो विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं अर्थात जलीय विलयन में साधारण आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, उन्हें उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। उदाहरण इसका है देखिए K4FeCN का होल 6। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये उप सहसंयोजन यौगिक है। इसमें क्या खास बात है कि ये विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, मतलब अगर इसका जलीय विलयन अगर आप बनाते हो तो ये साधारण आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। ठीक है, जो साधारण आयनों में विभक्त नहीं होते हैं वे यौगिक क्या कहलाएंगे, उप सहसंयोजन यौगिक। अच्छा, द्विक लवण क्या होता है, वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं अर्थात विलयन में सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। तो उन्होंने एक अंतर पूछा था, तो इसमें अंतर क्या हुआ देखिए, पहला इसमें अंतर हो गया कि ये जलीय विलयन साधारण आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक क्या होंगे कि जलीय विलयन में साधारण आयनों में विभक्त नहीं होंगे, और द्विक लवण क्या होगा भाई, ये जलीय विलयन में सरल आयनों में विभक्त हो जाएगा। ठीक, उदाहरण देखिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, तो ये तो मतलब फिटकरी का सूत्र है, आप सबको पता ही होगा। तो ये इसका आंसर हो गया तीसरे का क। अब आते हैं तीसरे के ख पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमारा तीसरे का ख, NiCN4 माइनस माइनस में निकल का संकरण समझाइए। देखिए Ni में यहाँ पर लिख रखा है कि NiCN4 में Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे देखिए लिख रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 3d8 और 4s2। तो जब इसका संकरण होगा ना तो जो इसमें स्ट्रक्चर बना रखा हूँ देखिए यहाँ पे एक संरचना आपको दिख रही होगी अब। ठीक है, अभी थोड़ा सा, हाँ अब क्लियर दिख रहा होगा। देखिए ये है इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये डी उपकोष है। क्या है ये है डी उपकोष। ठीक, और ये क्या है, ये यस उपकोष है। ये जो एक है ये क्या है, ये यस उपकोष है। और ये क्या है, ये वाला आपका पी उपकोष है। ठीक है, इसमें देखिए रेड वाला कितना भरा है, 1 2 और 2 इसके। डी के कितने में रेड भरा हुआ है भाई, 1 में। और यस के कितने में रेड भरा हुआ है, 1 में। और पी के 2 कक्षकों में ये रेड वाला भरा है, जो CN4 के इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति को दिखाता है। इसी को DS, तो यही चारों जो है ये संकरित कक्षकों को दिखा रहे हैं। तो संकरण किस प्रकार का है, डी उपकोष का एक कक्षक लेंगे तो डी, और यस का एक ले रहे हैं तो यस, और पी का लिख रहे हैं हम लोग 2
तो पी स्क्वायर, पी के देखिए 2 कक्षक है ना, इसलिए पी स्क्वायर। ये जो बैलेंस बॉन्ड थियरी है ना उस पे आधारित है, आप लोग चिंता नहीं करिए। एक एक्सरसाइज मैंने देखा है, एक आगे आने वाले प्रश्न पत्र जो है उसमें बैलेंस बॉन्ड थियरी पूछा है और ये संकरण भी पूछा है, तो वहां पे हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो वहां पे चीजों को एक बार डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे। तब तक के लिए बस बने रहिए। अगले कोचिंग अगले उस पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र निकालिए। ये बढ़िया है, ये पूछा कितने नंबर में है देखते हैं थोड़ा सा। देखिए 2 नंबर में पूछा है ना, डेरिवेशन करने का। यहाँ पे दिख नहीं रहा है आप लोगों को, देखिए 2 नंबर में पूछ रखा है इन्होंने। क्या पूछा है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र लिखिए। तो दिखाता हूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल ऐसे डेरिवेशन करिएगा टिकटो, मार्क्स अच्छे आएंगे आप लोगों के। मेरे तो बहुत अच्छे आए थे। देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए देखिए k बराबर होता है 2.303 बटा टी लॉग r0 बटे r, ठीक है। ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता है और ये बाद की सांद्रता है। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, देखिए बोला है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया में अगर समय हम निकालें t, तो t इधर जाएगा तो k इसके नीचे आ जाएगा, तिर्यक गुणा करें अगर, तो है कि नहीं। ये जैसे t को इधर भेजो तो kt हो जाएगा, अब फिर k को इधर भेजो तो t यहीं रह जाएगा और k फिर नीचे आएगा। तो t बराबर हो जाएगा 2.303 बटा k लॉग r0 अपन r, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अर्धायुकाल का सूत्र निकालना है। तो अर्धायुकाल के लिए टाइम जो है ना उसको आधा रखेंगे, तो t को क्या लिख सकते हैं, t हाफ लिख देंगे, तथा जो सांद्रता r है वो जो अंतिम सांद्रता है इसकी प्रारंभिक, उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आधे टाइम में सांद्रता कितनी बचती है, आधी बचती है। तो r को आप लिखोगे r0 बटे 2। अब देखिए इस t की वैल्यू भी इस वाले में पुट कर दीजिए और r की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये ऊपर जो समीकरण है इसमें रख दीजिए। तो रखते हैं, देखिए इस t की जगह हमने क्या रख दिया, t बटा 2, तो यहाँ पर t बटा 2 रख, t सही सॉरी t हाफ रख रहे हैं t की जगह। तो t हाफ जब यहाँ रख दोगे तो ये बनेगा t 1 बटा 2 t हाफ इक्वल टू, ये 2.303 अपन k था तो सेम टू सेम वही रहा, ये लॉग था तो लॉग रहा, ये ऊपर r0 था तो r0 रहा, और नीचे जो r था उसकी जगह क्या रख देंगे हम, उसकी जगह रख देंगे r0 बटे 2। तो इस r की जगह देखिए हमने रख दिया r0 बटे 2, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए तो r0 से r0 कट जाएगा, है कि नहीं, तो ये कट गया है। ये जब ये कट जाएगा तो 2 चूंकि नीचे है तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 आ गया ऊपर और ये पूरा कट गया, तो ये पूरा कितना बचेगा, log 2 बन जाएगा। ये जैसे कि ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये दोनों कट जाएगा तो log 2 आ जाएगा। तो देखिए t हाफ बराबर 2.303 बटा k और log 2, ठीक है। अब देखिए t हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन k और log 2 की वैल्यू आपके सामने दे रखी है। देखिए log 2 का मान दे रखा है 0.3010 होता है, 1 लिखा है 0.3010, ठीक है। और जब इसका गुणा करोगे आप 2.303 में, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन के। यही आपका अर्धायुकाल का सूत्र है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, ठीक है। तो डिक्टो ऐसे लिखना है आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए या तो वीडियो पॉज करके ले लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। तो समन्वय संख्या तो बहुत आसान है, आपको देखना है ना, ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है। Fe जो भी मेटल होगा, डी ब्लॉक के जो तत्व आएंगे वो केंद्रीय धातु परमाणु होंगे। तो Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, इससे जितना लिगेंड जुड़ा रहेगा वही समन्वय संख्या होगी। तो इसमें देखिए CN कैट जुड़ा है, CN लिगेंड है, ये कितने जुड़े हैं, तो 6 जुड़े हैं, तो इसकी समन्वय संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। जितना लिगेंड मतलब इससे जुड़ा हो उतना ही समन्वय संख्या होती है। तो इसमें 6 जुड़ा है तो समन्वय संख्या 6 है।
चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कॉपी के अंदर। यहाँ देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा अब, है ना। देखिए K4 FeCN6 में समन्वय संख्या कितनी आएगी? 6 आएगी। आगे देखिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, तो हमने मान लिया कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? x है, ये मान लिया। K का कितना है? K का होता पोटेशियम का 1, तो हमने देखिए पोटेशियम के कितने अणु हैं? 4, तो हमने लिखा 4 और गुणे इसका होता है 1, तो हमने 1 लिख दिया। और Fe का हमने मान रखा है ऑक्सीकरण कितना? x, तो हमने x लिख दिया Fe का। सबके बीच में ना प्लस प्लस करके यहाँ पे लिखते हैं, तो 4 × 1 प्लस x और प्लस जो Cn होता है इसका होता है -1, तो इसकी वैल्यू रख दिए -1 इंटू, और ये Cn है कितना? 6 है, तो इंटू 6 आ गया। ठीक है। अब देखिए 4 × 1 = 4 और ये आपका x, और ये 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 × 1 = -6, अब माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस ही, तो -6 आ जाएगा। तो 4 धन x -6 = 0। अब देखिए इस -6 में से +4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? -4 से +4 निकालोगे आप तो -2 बचेगा, तो x - 2 = 0 आ जाएगा। -2 को जब बराबर के इधर ले आएंगे -2 को, तो क्या हो जाएगा? +2, तो x बराबर कितना आएगा? +2। ये ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, तो समन्वय संख्या ये हो गई आपकी 6, ऑक्सीकरण संख्या हो गई 2, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा रखा था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका ये चौथे का कि प्रथम कोट की अवक्रिया है और टाइम दे रखा है इसमें 100 मिनट। इसके पश्चात पदार्थ की सांद्रता आधी प्रारंभिक सांद्रण को, आधी नहीं लिखा है, अपने लिखा है। ठीक है, कि प्रथम कोट की अवक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ की सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता का 99% विघटित हो जाता है। मतलब 100 मिनट में 99% तो खत्म हो जाता है, तो सिर्फ 1% बचा। तो अब क्रिया वेग स्थिरांक यानी K का मान ज्ञात करना है प्रथम कोट के लिए। अब क्रिया वेग स्थिरांक निकालना है। ठीक है, प्रथम कोट के लिए। तो ये चौथे का क का है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क सवाल आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आंसर तो आपके पास होगा ही, और इसका सलूशन मैं आपको दे रहा हूँ। सलूशन सारे मतलब जितने न्यूमेरिकल्स हैं ना, बहुत बेहतरीन तरीके से किया हूँ, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में पर्सनली। तो इसलिए फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल हो तो वो मैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से क्लियर करा देता हूँ बच्चों को। देखिए चौथे का प्रश्न नंबर चौथे का क, इसमें बोला था कि हमको बोला था कि अब क्रिया हो रही है, प्रथम कोट की अब क्रिया है, समय दे रखा था 100 मिनट और विघटन दे रखा था उसमें कि 99% का हो जाता है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि अब क्रिया की प्रारंभिक सांद्रता R0 है। ठीक, अब विघटन कितना हो जा रहा है भाई? प्रारंभिक सांद्रता जो है R0 है, तो विघटन हो रहा है 99%। तो 99% जो होता है ना, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। जैसे 10% का मतलब होता है 10/100, वैसे 99% का मतलब हुआ 99/100। तो ये हो जाएगा 99/100 R0 से। अच्छा आप खुद देखिए कि प्रारंभिक सांद्रता R0 है और इसका 99% खत्म हो गया, मतलब 99/100 हिस्सा इसमें से क्या हुआ? विघटित हो गया। तो बचा कितना? जो बचा है उसी पे तो निकालना है हमको क्वेश्चन को। तो देखिए विघटन के पश्चात सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता और विघटित सांद्रता घटा दें तो हमको बचा हुआ निकल जाएगा। तो प्रारंभिक सांद्रता देखिए R0 है, तो हमने R0 लिख दिया, और माइनस खर्च कितना हुआ है? R0 गुणे 99/100, तो इतना खर्च हुआ है। तो ये पूरा हिस्सा था और इतना हिस्सा इसमें से खत्म हो गया, विघटित हो गया। तो इसमें से इसको अगर हम घटा देते हैं, इस पूरे में से इस खर्च हुए हिस्से को घटा दें, तो जो शेष हिस्सा है वो हमें मिल जाएगा कि अभी बचा कितना है, कितना सांद्रता बची हुई है विघटन के बाद, है ना। तो देखिए इससे इसको घटाते हैं, R0 माइनस R0 इंटू 99/100। अब इन दोनों में R0 है ना, तो R0 को कॉमन ले लीजिए। बड़ा वाला ब्रैकेट सांद्रता बताता है, तो ये R0 जो है ये कॉमन हो गया। तो जब यहां से निकल जाएगा R0 तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, और इसमें से R0 जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 99/100 बचेगा, है ना। तो R0 ये आ गया, और 1 माइनस 99/100। R0 देखिए नीचे लिख दिया, 100 का 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 100,
अब माइनस में क्या है 99 और बटे में क्या आएगा 100। ठीक है, अब 100 में से 99 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। 1 में R0 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा R0 और बटे में 100, इतना आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो उन्होंने पूछ रखा था k का मान, तो k बराबर होता है 2.303 बटा टी लॉग R0 अपान R। पीछे हम लोग इसका सूत्र भी अभी डिराइव किए थे। ठीक है, देखिए तो इसमें अब वैल्यू रखिए बस। देखिए ये तो आपको 2.303 है तो 2.303 रह गया। समय आपको दे रखा था 100 मिनट सवाल में, तो हमने रख दिया टाइम 100 मिनट। लॉग तो लॉग रह गया। R0 प्रारंभिक सांद्रता है तो R0 रह गई। और विघटन के बाद सांद्रता देखिए कितना आई है R0 बटे 100, तो ये R0 अपान 100 आ गया। अब ये देखिए ये R से R यानी जो प्रारंभिक सांद्रता R0 है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये कट जाएगा और 100 चला जाएगा ऊपर, तो कितना आएगा देखिए 2.303 बटा 100 और ये आएगा आपका log 100। अच्छा 100 को 10 के घात 2 लिख सकते हैं, तो देखिए ये 100 को हमने लिख दिया 10 के घात 2। ठीक है, log 100 था तो log 100 को क्या लिख दिया 10 के घात 2। तो ये अंक तो बिल्कुल सेम टू सेम हुआ। ये देखिए ऊपर भी यही है, यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस इस वाले में चेंज आ रहा है। इससे ये कट गया तो पहले 100 ऊपर गया तो log 100 हो गया, फिर 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 तो log 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए log 10 घात 2 एक नियम होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, कि log अगर दिया हो कि log a बेस b है तो b सामने आ जाता है, हो जाता है b log a, ये इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये रूल होता है, तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। log 10 बेस 2 जो है ये पावर 2 जो है वो सामने आ गई है तो 2 सामने आ गया है और बचा क्या log 10, तो ये अंक वही रहा गुणे 2 और log 10। log 10 का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये 2 और log 10 का मान कितना आ गया 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2.303 जो है, अभी देखिए क्लियर आएगा अब आप लोगों को। यहाँ 2.303 बटे 100 गुणे 2 और log 10, ये 2 सामने आया है और ये log 10 है। ठीक, अब log 10 का मान 1 यहाँ रख दिए। अब देखिए ये है 2.303 गुणे 2 बटे 1 और 2 से 100 को काट दीजिए तो कितना आ रहा है 50। ठीक, 50 से इसको भाग करिए तो देखिए 5 से भाग करेंगे 23 है तो 5 चौके 20, फिर 5 छके 30, तो ये आएगा। ठीक है, इधर पॉइंट में आएगा तो 0.0 आएगा, पहले 0.04 फिर 606, तो पॉइंट हटाने के बाद ये मिल जाएगा 4.606 गुणे 10 के घात -2 मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है और कठिन तो नहीं है, मैं तो कठिन नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, जिसको भी कठिन लग रहा है ध्यान से देख लीजिए। रिपीट होने का चांस रहता है न्यूमेरिकल्स को, तो अगर रिपीट हुआ तो काम बन जाएगा और ऐसा आया तो भी बन जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए चौथे का क हम लोग कर चुके हैं, ये वाले क्वेश्चंस को कर लिए हम लोगों ने। अब हम लोगों को करना है चौथे का ख। ख में क्या दे रखा है कि चालकता क्या होती है, कंडक्टेंस, और सेल नियतांक क्या होता है। ठीक है, सेल कांस्टेंट, तो इन दोनों को 1.5 नंबर का है, 3 नंबर का है, डिफाइन करना है आपको। तो इसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग भी उसी डेफिनेशन को लिखें तो ज़्यादा सही है, टाइम भी बचेगा। और ये दोनों ना इतने इंपॉर्टेंट है कि पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले चालकत्व को लिखा है। चालकत्व क्या होता है भाई, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह होने की सहजता को उसकी चालकता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर होता है 1/R। आपने लिखा ही है, देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध क्या होता है R होता है और उसका व्युत्क्रम क्या हुआ 1/R हुआ। जैसे A का व्युत्क्रम 1/A होता है, वैसे R का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/R। तो वही बोला है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, है ना। और दूसरे शब्दों में किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह होने की सहजता, मतलब जितने आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी उतना ही चालकत्व तो बढ़िया होगा।
है कि नहीं, कंडक्टेंस अच्छा होगा। तो उस देखिए इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं और C बराबर होता है 1/r। इसका मात्रक भी देख लीजिए, मात्रक होता है आपका ओम इनवर्स या महो। ठीक है, 2 मात्रक है। अगला देखिए लिखा है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक भी पूछा था इसमें 1.5 नंबर का। सेल स्थिरांक क्या होता है, किसी चालकीय सेल का सेल स्थिरांक दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, 2 इलेक्ट्रोड होंगे ना तो उनके बीच की दूरी को कितना माना इन्होंने, स्मॉल l, तथा उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A का अनुपात होता है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो L/A। तो वही बोला है, बीच की दूरी L तथा उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का अनुपात होता है। इसे G* से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है भाई, विशिष्ट चालकता बटे विद्युत चालकता। सेल स्थिरांक को हम किससे दिखाते हैं, G* से, तो ये आया G* बराबर विशिष्ट चालकता को कप्पा से दिखाते हैं तो कप्पा, बटे विद्युत चालकता को C से दिखाते हैं कंडक्टिविटी, तो बटे में आ गया C। तो ये आप लिख दीजिए इससे संबंधित रिएक्शन। उसके बाद इसका मात्रक लिख दीजिए। मात्रक कितना है भाई, मात्रक है आपका मीटर इनवर्स। ठीक, ये सवाल कवर हो गया आपका। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए चौथा जो है इसका घ वाला क्वेश्चन दे रखा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया का अणुभार 60 है, इसके 5% जली विलयन का परासरण दाब ज्ञात करिए। ठीक है, ये कितना है, 5% है, अणुभार इसका 60 है और ताप कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ताप तो हमेशा जब भी ऐसे सवाल करिएगा आप तो केल्विन में बदल लीजिएगा, क्योंकि एसआई मात्रक जिसका होता है जिसमें उसी में कन्वर्ट करके सवाल हल किया जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि सेंटीमीटर को मीटर में बदला है ना, तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए क्योंकि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो आपको मीटर में ही एक्सप्लेन करना होता है, इसीलिए कोई चीज सेंटीमीटर में दिया है तो आप मीटर में लेके जाते हो। वैसे ही ताप का एसआई मात्रक जो है वो केल्विन है और ये तो डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस जो है ये एसआई नहीं है, इसलिए इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना इसको आसान होता है, 273 बस आप अगर जोड़ दो तो ये केल्विन में चेंज हो जाता है डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए पूरा क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है, कॉपी में सोल्यूशन आपको दिखाते हैं, अच्छे से आपको समझ आएगा, आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए ताप इसमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसको आपने कर दिया 27 प्लस 273, तो 27 और 273 जोड़ के कितना बना आपके पास, ये दोनों जोड़ के बना 300 केल्विन, ठीक है। और उसके बाद यूरिया का अणुभार दे रखा है 60 ग्राम। अब आप खुद देखिए, बोला था 5%, तो अगर मान लीजिए 100 ग्राम रहेगा तभी ना उसका 5% 5 ग्राम लेंगे, तो 5% वही हम लिए हैं कि 5 ग्राम यूरिया विलयन का आयतन हमने मान लिया कितना है 100 ml, तो हमारे पास अणुभार उसका कितना दे रखा था 60 ग्राम, तो 60 ग्राम यूरिया विलयन का आयतन हमको लेना है, तो 60 ग्राम यूरिया विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा, देखिए 5 ग्राम का इतना है तो 1 ग्राम का कितना होगा, 1 ग्राम का हो जाएगा 100/5, इस 5 को इधर भेज दीजिए तो 100/5 हो जाएगा, जो कितने का आएगा 1 ग्राम का, और चाहिए कितने का 60 का, तो आप इसी में 60 का गुणा कर देंगे, है ना, तो आएगा 100/5 और गुणे 60, ठीक, 100/5 गुणे 60, तो 5 से 60 कट जाएगा 12 बार, और 12 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1200। अब आयतन है, ये आयतन 1200 ml आ रहा है, तो 1200 ml को आप 1.2 लीटर भी लिख सकते हैं, 1000 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1.2, तो वही 1.2 लीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना है परासरण दाब। परासरण दाब को हम दिखाते किससे हैं, P से, तो P बराबर होता है RT/V, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को, 1 मिनट का समय दे दीजिए, बस थोड़ा ही है, ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। देखिए परासरण दाब यहाँ देखिए लिखा है P बराबर होगा RT/V। अब देखिए यहाँ पे R का मान दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 0.0821 लेना है, और ताप आप अभी निकाले हैं कितना केल्विन है 300,
तो गुणे 300 कर दिए और आयतन अभी अभी आप सॉल्व किए हैं तो 1.2 आया तो 1.2 कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें दो जीरो हैं तो 2 अंक दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो जीरो का तो काम खत्म हो गया इसको इधर करने में। अब 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 एक कम कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 आएगा, यहाँ 3 रहेगा। क्या लिखा गया है ये, देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 बटे 24, तो 24.63 आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका बनेगा कितना, और ये आया 1.2 और 0.1 अंक इधर शिफ्ट करिए तो ऊपर का भी 1 अंक इधर हो जाएगा, तो ये बनेगा 246.3 बटे 1.2, तो ये आपका आ गया 246.3 बटे 12। 1 अंक इधर शिफ्ट हो गया दशमलव तो ये 12 हो गया, और इसका 1 अंक इधर शिफ्ट हो गया तो 246.3 आ गया। अब 12 से भाग करिए कितना आएगा, 12 दूनी 24, 2 बार, फिर दशमलव वाली चीजें आ रही हैं, 6 आ रहा है उसके बाद, तो दशमलव जीरो लगा के दशमलव लगाया और फिर आया 52, तो डिवाइड करेंगे तो 20.52 ATM यानी वायुमंडलीय दाब आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सेट 2 के अंदर 4 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया, 5वां 6वां और 7वां सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं जो बचे हुए हैं। इन 3 क्वेश्चंस का जो वीडियो है उसका मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। जल्दी ही क्या मतलब, आपको मुश्किल से उसके लिए कुछ घंटे का ही वेट करना है, दिन का भी नहीं वेट करना पड़ेगा, तो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए, और अगर ये मेहनत अच्छी लगी हो आपको मेरी, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। और अगर आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो थोड़ी सी हेल्प मेरी भी हो जाती है, तो प्लीज़ करें ज़रूर। धन्यवाद।